अपने मुल्क से बाहर भी जाना चाहिए, जाके काम भी करना चाहिए और इसमें कदम कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ सोशल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जो बाहर जाके जिनको आपको फेस करना पड़ता है। और ये जो कहानी है ये उन सोशल प्रॉब्लम्स पे से भी पर्दा उठाती है। 1950s 60s में लोग जाना शुरू हुए थे यूके और वहाँ पे जाके आबाद हुए। फिर उसके बाद फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर डेनमार्क, फिर हॉलैंड गए। डेनमार्क के बाद वो जाना शुरू हो गए नॉर्वे। सर हमारा डायस्पोरा जो है उनकी कहानी आमतौर पे एक जैसी है। वो है स्ट्रगल की, वो है हार्ड लेबर की, वो है रेजिलियंस की, वो है परसिवेरेंस की, जिसकी वजह से आजकल ये मुल्क जो है बहुत सारा ज़र मुबादला कमाता है क्योंकि वो वापस भेजते हैं। तो ये उनकी कहानी है और ये इसलिए बताई है कि किस तरह से इन लोगों ने मेहनत करके और अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। उसके अलावा कुछ ये भी दिखाया है इसमें कि हमारे मुल्क से जाने के क्या पुश फैक्टर्स थे कि जिनकी वजह से लोगों को जाना पड़ा, वहाँ पे क्या पुल फैक्टर्स के जिसकी जगह से वो जगह इनको अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये एक हमारी हिस्ट्री है, हमारे डायस्पोरा की हिस्ट्री है, हमारे डायस्पोरा की स्ट्रगल की हिस्ट्री है। तो ये बुक लिखना फिर उस पे वीडियोस बनाना ये भी खासा बड़ा चैलेंज था और 2 साल मुझे इसको लिखने में लगे, 3 साल वीडियोस शूट करने में लगे। मैं बहुत अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैंने F-16 भी उड़ाया, बाकी भी सारे जहाज़ उड़ाए जो पाकिस्तान एयरफोर्स के थे और मैं उसमें बड़ी प्राइड भी लेता हूँ और मैं इस पे अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि उसने मौका मुझे दिया कि अपने वतन की दिफा में भी मैं हिस्सा ले सकूँ। और मैंने तकरीबन 13 साल पाकिस्तान एयरफोर्स में गुजारे, तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार टाइम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी योर होस्ट समीरा लतीफ़ एंड यू आर वाचिंग डिस्कवर पाकिस्तान पॉडकास्ट। आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही ख़ास मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत और सलाहियत रखने वाली पर्सनालिटी जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत भी की है, आला सिविल सर्विस के ओहदों पर भी बराजमान रहे हैं और वन ऑफ अ काइंड एक बुक ऑडियो विजुअल जिसे आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उन्होंने लिखी है। मियां वहीउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें स्टूडियोज़ में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपकी जो बुक है वन ऑफ अ काइंड ऑफ पाकिस्तान रूट्स बीनीथ द स्नो, इसका नाम ही इतना यूनिक है आपकी तरह, आपकी पर्सनालिटी की तरह। ये बुक ऑडियो विजुअल है, इसको हम पढ़ने के साथ साथ देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो आखिर क्या रीज़न बनी इतनी बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी लिखने की? एक्चुअली ये जो किताब है ये इस तरह की है कि इसको आप पढ़ने के साथ साथ इसके बारे में वीडियोस भी देख सकते हैं। यस। अब ये किस तरह से आइडिया आया, क्या हुआ, इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। एक्चुअली मैंने PhD की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से और उसमें जो मेरा PhD थीसिस था वो था पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स इन नॉर्वे पे। आपको शायद पता होगा कि नॉर्वे में पाकिस्तानी बहुत सारे आबाद हैं और तकरीबन 50,000 उनकी तादाद है। इंटरेस्टिंगली वो ज़्यादातर खारियाँ से गए हैं और ये वो लोग हैं कि जो 1970 की अर्ली 1970s में वहाँ पे गए थे और वो वहाँ पे जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ आबाद हुए और फिर उन्होंने वहाँ पे अपनी फैमिलीज़, जब उनको अलाउ किया गया तो उन्होंने अपनी फैमिलीज़ बुलाई और उन्होंने एक सफ़र तय किया, एक दूसरे मुल्क में जाके आबाद होने का, उनकी लैंग्वेज सीखने का, फिर डिफरेंट हम्बल प्रोफेशंस से तरक्की कर करके आहिस्ता आहिस्ता वो ऊंची ओहदों तक पहुँचे। फिर उनके जो बच्चे हैं सेकंड जनरेशन वो और भी उनसे बेहतर हुई, थर्ड जनरेशन आजकल उनकी आ गई हुई है और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से चल रही है, डेवलप हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। बिल्कुल। तो मैंने इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स इन नॉर्वेजियन सोसाइटी, ये मेरा थीसिस का टॉपिक था। जब मुझे डिग्री अवार्ड हो गई तो फिर मैंने सोचा कि ये टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है और PhD थीसिस आमतौर पे लाइब्रेरियों की जीनत बन जाते हैं और अगर किसी रिसर्च किसी स्टूडेंट ने करनी हो तो वो उसे रेफ़र करता है ज़्यादा से ज़्यादा अवाम तक, जनरल पब्लिक तक कभी वो चीज़ें नहीं पहुंचती। सो फिर मैंने इस पे एक नावल लिखा। मैंने उस थीसिस को फिक्शनलाइज किया, फैक्ट्स वही रहने दिए जैसा जैसा हुआ था, लेकिन मैंने उसको एक स्टोरी में ढाल दिया।
सो दिस इज द फिक्शनलाइजेशन ऑफ माय पीएचडी थीसिस। इसको आप फैक्शन भी कह सकते हैं कि फैक्ट एंड फिक्शन टुगेदर। फिक्शन टुगेदर। अच्छा, अब जब मैंने ये नावल लिख लिया तो 2 साल मुझे लगे इस नावल को लिखने में। अच्छा, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं एक नया राइटर हूँ, मैंने पहले कभी बुक तो लिखी नहीं है। अच्छा, ये आपकी पहली बुक है? ये मेरी पहली बुक है। ओके। तो मुझे कौन पढ़ेगा, तो मुझे बेहतर है कि मैं इसमें कोई ना कोई इनोवेशन करूं, ऐसी चीज़ कर डालूं कि जिससे लोगों का इसमें इंटरेस्ट पैदा हो। ये सन 2019 की बात है और उस वक्त मैंने ये सोचा कि मैं इसके बारे में वीडियोस बना के और इसका एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और इस बुक में QR कोड लगाऊंगा ताकि आप एक चैप्टर पढ़ें, उसके बाद आप QR कोड, ये QR कोड इसको आप अपने मोबाइल के कैमरे में जब खोलेंगे तो आपके सामने YouTube चैनल आ जाएगा और आपकी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं। सो हर चैप्टर के बारे में इसमें वीडियोस मौजूद हैं जो कि उस चैप्टर की जो चीदा बातें हैं उसको हाईलाइट करती हैं। और इसको आप एक चैप्टर पढ़ें, उसके बाद वीडियो देखें, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ें, फिर नेक्स्ट वीडियो देखें। सो इस तरह से आपका जो है वो बुक पढ़ने का मज़ा वो दोबाला हो जाए और एक ही नई चीज़ होगी। सो इस कॉन्सेप्ट के तहत मैंने इसको एक ऑडियो विजुअल बुक बनाया जो कि पाकिस्तान की पहली बुक है। बाहर तो होंगी लेकिन पाकिस्तान में ये पहली काविश है इस तरह। ज़बरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त काविश है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में इस वक्त जन्म ले रहा है, आई एम प्रीटी श्योर कि ऑडियंस जो हमें देख रही है, नाजरीन, उनके जहन में भी जन्म ले रहा होगा आपकी गुफ्तगू से कि ठीक है आपने एक स्टोरी लिखी लेकिन जो ये रोल्स हैं जब आपने इसको विजुअल में ढाला तो कैसे स्पेसिफाई किया कि ये रोल्स इस पे सूट करते हैं और इस बंदे पे नहीं करते, और किस तरह से आपने हर एक रोल को चुना? असल में बात यह है कि ये स्टोरी मैंने इस तरह से बनाई कि यहाँ से एक गरीब यतीम लड़का है जो कि एक ईंटों के भट्टे पे काम करता है और वो इसी जब ये लोग नॉर्वे जाना शुरू हुए, एक वीज़ा एजेंट था तो इसकी मुलाकात उनसे हुई और वो उस वीज़ा एजेंट ने कहा कि मैं तुम्हें ले भी जाऊंगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं भी हैं तो मुझे बाद में भेज देना और इस तरह से मैं तुम्हें ले जाके वहाँ पे सेटल भी कराऊंगा जिस तरह मैं बाकी लोगों को कराऊंगा। सो ये आमतौर पे लोग थे हमारे नॉर्दर्न पंजाब खारियाँ से लोग थे। इसको आप इंटरेस्टिंगली हमारे एक साबिक सफ़ीर हैं जो कि नॉर्वे में रहे, अताउल हक कासमी साहब, तो वो इसको नॉर्वे की बजाय खारवे कहा करते हैं। खारवे, क्योंकि खारिया के लोग वहाँ ज़्यादा खारिया के लोग बहुत ज़्यादा। ठीक। सो और भी हमारे राइटर्स हैं, मुसद्दर हुसैन तारड़ साहब, वो भी इसको खारवे के नाम से ही पुकारते हैं। तो मैंने ये जो कैरेक्टर लिया ये उसी मुताबिकत से लिया, पोठवार के इलाके का, और नाम भी ऐसा मैं चुनना चाहता था कि जो हमारा कॉमन नाम हो। तो सो मैंने इस बुक का जो हीरो कह लें या सेंट्रल कैरेक्टर कह लें या प्रोटैगनिस्ट कह लें, वो साबिर उसका नाम रखा। अच्छा, ये जब नॉर्वे जाता है तो वहाँ पे जाके तो एक नॉर्वेजियन लड़की जो है वो इसके काले बालों की वजह से इस पे फरिश्ता हो जाती है, क्योंकि वहाँ काले बाल उस जमाने में तो बिल्कुल देखने में नहीं आते थे। वो ज़्यादातर तो ब्लॉन्ड लोग हैं और 1970, 71, 72 में तो वहाँ पे कोई ऐसे एशियंस नजर ही नहीं आते थे, पाकिस्तानीज पहले थे। तो वो फिर मैंने एक नॉर्वेजियन लड़की का कैरेक्टर जो इसमें लिया, वो मैंने कुछ इस तरह से लिया कि मैं नॉर्वे में पोस्टेड भी रहा हूँ। अच्छा। पाकिस्तान एम्बेसी में मैंने 2-3 साल काम किया वहाँ। तो बहुत करीब से देखा आपने, बहुत करीब से देखा, कम्युनिटी के अंदर रह के देखा, वहाँ पे लोगों की जो लोकल राइटर्स थे उनकी किताबें पढ़ी। मैं ये ऑस्लो यूनिवर्सिटी में जाके उनके डिपार्टमेंट को विजिट किया क्योंकि ये वही दौर था जिस दौर में मैं अपनी थीसिस के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तो वहाँ पे मैं SS रेडिसन होटल में 1 साल के लिए रहा क्योंकि मेरी फैमिली पाकिस्तान में थी और मैं अकेला रहता था। तो बजाय अपार्टमेंट लेके रहने के, वहाँ पर रेडिसन होटल बड़ा अच्छा था, तो उन्होंने मुझे एडजस्ट करके उसी पैसों में जितना कि मेरा गवर्नमेंट का किराया बनता था, उन्होंने मुझे होटल का बड़ा अच्छा रूम दे दिया। ठीक है। उस होटल की जो जनरल मैनेजर थी वो नॉर्दर्न नॉर्वे की थी और उनका नाम था लिंडा शिलेंडर, जो कि बड़ा टिपिकल नॉर्वेजियन नाम है और वो थी भी बिल्कुल उसी तरह ब्लॉन्ड और उसी। सो मैंने वो नाम लिया। जो हीरोइन है, मेन कैरेक्टर हीरोइन है, तो मैंने उसका नाम लिया और वो मैंने नाम इस तरह से। और साबिर का नाम कैसे, कहाँ से इंस्पायर होके? साबिर का नाम एक्चुअल नेम, कॉमन नाम है, फिक्शनल नेम। ओके। लेकिन हमारे गाँव में, हमारे इवन शहरों में और स्पेशली आपको पता है कि हर दौर में डिफरेंट नाम जो होते हैं ना,
वो इन वोग होते हैं या इन फैशन होते हैं, तो ये तकरीबन 1970s 60s के जो लोग हैं 50s के, तो साबिर बड़ा एक ऐसा नाम है कि जो साबिर बच्चा, तो ये नाम ऐसा है कि जो बड़ा कॉमन था। ठीक है, अमेजिंग। अच्छा सर, अब ये बताएं कि ये जो पूरी स्टोरी को आपने किताब में शक्ल दी और इसको शूट किया, रीज़न क्या बनी इसको लिखने की? मतलब क्या मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे थे? एक्चुअली पाकिस्तानी डायस्पोरा सारी दुनिया में है, यहाँ से लोग गए हैं, माइग्रेट किया है, यूके, असल में फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर डेनमार्क, फिर हॉलैंड गए, डेनमार्क के बाद वो जाना शुरू हो गए नॉर्वे। सो सारे यूरोप में हमारे लोग फैले, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में भी लोग गए। तो ये यूरोप एंड यूएसए में जो हमारे जो इमिग्रेंट्स गए हैं, ये सारा हमारा डायस्पोरा जो है, उनकी कहानी आमतौर पे एक जैसी है। वो है स्ट्रगल की, वो है हार्ड लेबर की, वो है रेजिलियंस की, वो है परसिवेरेंस की। सो इसमें मैंने सारे पाकिस्तानी जो हमारे डायस्पोरा है, जिसकी वजह से आजकल ये मुल्क जो है बहुत सारा ज़र मुबादला कमाता है, क्योंकि वो वापस भेजते हैं, तो ये उनकी कहानी है। और ये इसलिए बताई है कि किस तरह से इन लोगों ने मेहनत करके और अपने पाँव पे खड़े हुए हैं, और किस तरीके से इन्होंने एक फॉरेन सोसाइटी में जाके अपने कदम जमाए हैं, अपनी मेहनत की है, और आहिस्ता आहिस्ता करके तो इन्होंने तरक्की की मंजिलें तय की। जनरेशन टू जनरेशन, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन उनसे बेहतर, उसकी नेक्स्ट जनरेशन उससे बेहतर। सो ये बेसिकली हमारे डायस्पोरा की कहानी है, और ये बताना ज़रूरी है अपने यंगस्टर्स को कि देखें इन लोगों ने किस मेहनत से काम करके तो ये यहाँ तक पहुँचे। फिर वहाँ पे उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स पेश आए, तो ये कहानी वो प्रॉब्लम्स को भी बयान करती है, और ये भी बताती है कि किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को जो है ओवरकम किया, और किस तरीके से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे उन जगहों को अपना घर माना। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताना चाहूँ। जी श्योर। वो यह है कि इंटीग्रेशन जब आप पढ़ते हैं, और फर्स्ट उस माइग्रेंट के एक ऐसे लोग के जो हिजरत करके कहीं दूसरी जगह गए, वहाँ जाके आबाद हुए, तो एक ऐसा इंडिकेटर होता है कि जिससे पता लगता है कि हाँ अब ये लोग इन्होंने वाकई उस जगह को अपना घर मान लिया और वो वापस नहीं जाए। और वो होता है बरियल का, यानी कि अपने जो उनके प्यारे जब फौत हो जाते हैं, तो पहले ट्रेंड होता था कि पाकिस्तान वापस बॉडीज लाई जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों ने उधर ही दफनाना शुरू कर। सो दैट मीन्स कि उन्होंने उसको अपना घर मान लिया, सरजमीन मान लिया। ये भी इसमें दिखाया गया है। तो ये सारे इंडिकेटर्स ऑफ इंटीग्रेशन जो हैं, माइग्रेशन जो है, ये सारे इसमें दिखाए गए। उसके अलावा कुछ ये भी दिखाया है इसमें कि हमारे मुल्क से जाने के क्या पुश फैक्टर्स थे कि जिनकी वजह से लोगों को जाना पड़ा, वहाँ पे क्या पुल फैक्टर्स के जिसकी जगह से वो जगह इनको अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये एक हमारी हिस्ट्री है, हमारे डायस्पोरा की हिस्ट्री है, हमारे डायस्पोरा की स्ट्रगल की हिस्ट्री है, जो इस बुक में बयान की गई। ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छे से आपने बयान किया, और आई एम प्रीटी श्योर कि जो देखने वाले हैं उनका इंटरेस्ट तो डेवलप हो गया होगा कि ये बुक लाजमी पढ़नी है। सर, अब चूँकि आप जिक्र कर रहे हैं कि स्ट्रगल्स पाकिस्तानियों की वहाँ नॉर्वे में जाके, और फिर अपनी फैमिली को, और फिर जनरेशन टू जनरेशन वो वहाँ पर डेवलप होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहे हैं। अब जो नौजवान लिखारी हैं और जो बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, अपने मुल्क से तंग हैं, बाहर जाके रोज़गार कमाना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, अपने मुल्क से बाहर भी जाना चाहिए, जाके काम भी करना चाहिए, और इसमें कदम कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ सोशल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जो बाहर जाके जिनको आपको फेस करना पड़ता है, और ये जो कहानी है ये उन सोशल प्रॉब्लम्स से भी पर्दा उठाती है। हमारे जितना भी डायस्पोरा है उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेश आती है कि यहाँ पे अपने ही बाज़ औक़ात, हर दफ़ा नहीं, बाज़ औक़ात धोखा भी देते हैं, बाज़ औक़ात उनकी जगहों पे कब्ज़े भी होते हैं, बाज़ औक़ात उनको यहाँ से प्रॉब्लम्स भी होते हैं। एक्सपेक्टेशंस लोगों की यहाँ से जो बाहर गए होते हैं उनसे बहुत होती है, शायद उनके वसाइल या उनके हालात उसकी इजाज़त नहीं भी देते, यहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसी तरह जब आप एक नई सोसाइटी में जाके बसते हैं तो उसको अपनाने के लिए आपको कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और उन कुर्बानियों में कई सोशल प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं। सो ये स्टोरी, ये कहानी, ये बुक, ये उन चीज़ों से भी
पर्दा उठाती है ताकि लोगों को क्लियर पिक्चर मिले। हमारे जो नए नौजवान नस्ल भी जाना चाहती है उनको भी एक क्लैरिटी से पता हो कि हाँ हम जा रहे हैं, हम उस नई दुनिया में जाएंगे, हम बहुत कुछ कमाएंगे, बड़ा राइज भी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें उठानी पड़ेगी। सो ये उनको इस चीज़ के बारे में हर चीज़ बताती है, क्योंकि ये एक रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। तो इसलिए इसको ये सिर्फ कहानी नहीं कहा जा सकता। अच्छा सर, आपने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जितना मैं आपके साथ बैठ के अभी गुफ्तगू कर रही हूँ, आपको चैलेंजेस फेस करना, ज़्यादा नई चीज़ें सीखना पसंद है। एम आई राइट? बिल्कुल सही है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हर रोज़ कोई नया चैलेंज हो, कोई नई चीज़ करने को मिले। मैं भी काफ़ी सैलानी तबीयत का हूँ, मैं भी बड़ी दुनिया घूमा हूँ, तो सो ये इस तरह से डिफरेंट मुझे शौक है वाकई चैलेंजेस लेने का। और ये भी जो ये बुक लिखना, फिर उस पे वीडियोस बनाना, ये भी खासा बड़ा चैलेंज था। और 2 साल मुझे इसको लिखने में लगे, 3 साल वीडियोस शूट करने में लगे। 3 साल। और उसमें मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो मेरे साथ टीम जिसने काम किया वो नहायत डेडिकेटेड थे, और वो एमेच्योर्स थे आमतौर पे, और उन्होंने लेकिन किसी पैसे के लिए, किसी लालच के लिए काम नहीं किया। उन्होंने अपने दिल से काम किया, और मेरे साथ उन्होंने बहुत वक्त जो है इस पे अपना सर्व किया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें इसको तोड़ निभाने की कोशिश की। तो मैं उन सब को जो है, जिसमें डायरेक्टर हैं इसके ख़ास तौर पे, वो प्रोफेशनल हैं, खुर्रम खालिद साहब, उनका मैं नाम स्पेशली लेना चाहूँगा। इसी तरह इसमें जो साबिर जिस कैरेक्टर ने किया, अवैस मियो उनका नाम है, यंगस्टर है, तो उसने बड़ा काम किया। फिर इसकी जो मेन हीरोइन है, वो हमें नॉर्वेजियन एक लड़की चाहिए थी जिसकी लुक्स फॉरेन कंट्रीज़ की तरह हो या फॉरेन लड़कियों की तरह हो, तो वो हमने ढूंढ के। वो कहाँ से ढूंढी आपने? वो भी बस इसी तरह से कोई काफ़ी जगह पे हमने ऑडिशंस ली। पाकिस्तान में? जी। ओके। क्योंकि एक्चुअली ये जाके हमने शूटिंग करनी थी नॉर्वे में, लेकिन उस टाइम पे कोविड आ गया, और कोविड के आने की वजह से हम इसको कर नहीं सके। तो फिर लेटर ऑन फिर हमने कहा कि चलिए हमने कंप्लीट तो करना है, तो पाकिस्तान से लिया जाए। सो फिर हमने कई यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कई जगह पे हमने ऑडिशंस लिए, लोगों को कांटेक्ट किया, बहुत सारी पिक्चर्स देख के ही हमने सिलेक्शन की कोशिश की, और फाइनली वी रीच दिस कि एक हमें ये लड़की मिल गई कि जो इस तरह की थी कि जिसको छोटी एज से हमने एज भी कराना था उसको, यानी कि उसको स्टूडेंट से लेके हमने एक माँ बनने तक लेके जाना था, और जो जिसकी बेटी की शादी हो रही हो, तो सो हमने उस एज को भी कवर करना था। तो वो उसमें गेटअप्स किए हैं आप लोगों उसमें ने, या मेकओवर किया? उसमें हमने मेकओवर्स भी किए किसी हद तक। हाँ। और साथ हमने ये किया कि ड्रेसेस से हमने ये कुछ उसको शो करने की कोशिश की, जो टाइम्स को, एज को। सो ये मैं महविश का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और इसी तरह जो बाकी एक सोगरा एक लड़की है इसमें कैरेक्टर, जो कि पाकिस्तानी एक लड़की है, उसने भी बड़ा अच्छा काम किया, तो मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सारी टीम का, डेडिकेटेड टीम आपको मिली, एंड यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह। और इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ कि इसमें कोई 60-70 के करीब कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग की है इसमें। और इंटरेस्टिंगली बहुत दफ़ा ये हुआ कि मैं इस पे काम कर रहा होता था, तो मेरा कोई दोस्त आ गया मिलने, तो मैंने उसको कहा कि यार तुम इधर बैठो। अच्छा। और ये ऐसे ये मैं तुम्हें बस 2 मिनट की वीडियो बनानी है, तुम हेल्प कर दोगे? ठीक है। तो उन्होंने कहना हम कर देंगे। तो वो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने काम किया। सो नाइस, माशाल्लाह, ब्लेस्ड। अच्छा सर, आपने इतना कुछ तो कर लिया, मुझे बताएं आगे क्या करने का इरादा है आपका? कुछ तो छोड़ दें हम नौजवानों के लिए कुछ छोड़ दें। नहीं, आगे मेरे तो यही है कि लोग, बच्चे, नौजवान पढ़ें, इसको पढ़ें, नए आइडियाज़ लें, इनोवेशन लाएं। वन थिंग, एक तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने यंगस्टर्स को कि आजकल की दुनिया में आइडियाज़ की बड़ी कदर की जाती है। सो और आइडियाज़ आजकल ऐसे चलते हैं कि जो जिनका हम तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन यंगस्टर्स क्योंकि आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं आईटी में और इन चीज़ों में, नए नए आइडियाज़ लाएं, नई नई चीज़ें सोचें और नई नई चीज़ें करें, जिद्दत लाएं, इनोवेशन लाएं। हाँ। दूसरी चीज़ मैं उनको कहना चाहूँगा कि परसिवियरेंस से काम करें, जो भी काम करें
वो ये नहीं है कि आज एक काम शुरू किया तो कल को छोड़ दे, परसों को फिर तीसरा और कोई काम पकड़ ले, नहीं। मुस्तकिल मिजाजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। तो उससे करे तो इंशाल्लाह कामयाबी उनके कदम चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक सवाल जो मैं पर्सनली पूछना चाहूँगी, मेरे इंटरेस्ट का है, जब पहली बार आपने जेट की उड़ान भरी थी तब आपकी क्या फीलिंग थी? ये मैं आपको बताऊं कि वो ऐसी फीलिंग है कि जो बयान करना मुश्किल है, लेकिन दुनिया में अगर सबसे कोई मज़ेदार चीज़ें हैं तो उनमें एक फाइटर फ्लाइंग है। तो मैं बहुत अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैंने F-16 भी उड़ाया, बाकी भी सारे जहाज़ उड़ाए जो पाकिस्तान एयरफोर्स के थे, और मैं उसमें बड़ी प्राइड भी लेता हूँ, और मैं इस पे अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि उसने मौका मुझे दिया कि अपने वतन की दिफा में भी मैं हिस्सा ले सकूँ। और मैंने तकरीबन 13 साल पाकिस्तान एयरफोर्स में गुजारे, तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार टाइम। ज़बरदस्त। सर, जब आप एक फ़ाइटर पायलट बादलों के ऊपर होता है और नीचे उसका मुल्क होता है, तो कैसी फीलिंग होती है? वो एक ऐसी फीलिंग है कि जैसे आप दुनिया के ऊपर हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके नीचे हैं, और आपको अल्लाह ताला ने इस देश की, इस मुल्क की हिफाजत पे मामूर किया है। तो आपने जान की परवाह नहीं करनी है और आपने अपने फ़राइज़ की बजावरी करनी है। अल्लामा इकबाल का शेर है, सहरास्त के दरियास्त तहे बालों पर मास्त। यही पाकिस्तान एयरफोर्स का मोटो भी है कि ये सहरा हो या दरिया हो, सब मेरे बालों पर के नीचे है। सो ये फीलिंग होती है, और उस वक़्त जो भी आप जहाज़ उड़ा रहे होते हैं उसमें आपको यही लगता है कि मैंने अपनी जान भी दे देनी है अपने मुल्क के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है। सर, आखिर में ये बताएं कि फ़ाइटर पायलट की ज़िंदगी जैसे एक फ़िल्म में दिखाई जाती है, मूवी में दिखाई जाती है, क्या असल में वैसी ही होती है, उससे डिफरेंट होती है? फाइटर पायलट की ज़िंदगी एक्चुअली मूवीज़ में तो खैर बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिफरेंट तरीके से बताया जाता है। वो भी एक इंसान की तरह ज़िंदगी बसर करता है, और उसका काम की नौइयत डिफरेंट होती है, उसके भी एहसासात हैं, जज्बात हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि उसने क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। दूसरी ये बात है कि उसने अपनी उस नॉलेज को जो भी उसने गेन की होती है, जो स्किल्स उसने सीखी होती हैं, उसको उसने एक बहुत मुख्तसर चंद सेकंड्स में इस्तेमाल करना होता है। और वो जब वो कर लेता है तो उसके बाद फिर उसको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कोई भी, क्योंकि जब जहाज़ उड़ रहा होता है और तेज़ी से जा रहा होता है, जो डिसीजन आपने ले लिया उसको करेक्ट करने का आपके पास मौका नहीं होता, अंडू करने का मौका। सो डू एंड फॉरगेट। जो आपने अगर गलत डिसीजन लिया तो वो फिर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इन द शेप ऑफ दिस कि आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप रिग्रेट कर सकें। सो मैंने फाइटर पायलट्स को आमतौर पे यही देखा है कि ये लोग खुश रहने वाले लोग होते हैं, ये लोग ज़िंदगी को इंजॉय करने वाले लोग होते हैं, और ये इनमें अना नहीं होती। अना बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि एक सेकंड में ज़िंदगी जा सकती है, और तकब्बर नहीं होता, और ये एक हैप्पी गो लकी लोग होते हैं, और मुझे भी ऐसी ही ज़िंदगी पसंद है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत शुक्रिया डिस्कवर पाकिस्तान को अपना वक्त देने का, और उम्मीद है आप सबको भी आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा डिस्कवर पाकिस्तान।